भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब नई जो हमारे लोगों की पुस्तक आ गई हम लोगों की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसको 2023 से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। धाराएं लगभग लगभग वही हैं, थोड़ा सा उलटफेर के कर गया है, किया गया है। तो इसमें हम विचार आज करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो हमारी नई किताब आई है उसकी धारा 104 में इसका है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत का भार किस पे होगा? जो न्यायालय से, जो कोई व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय उस पे उसके अधिकार के या दायित्व के बारे में न्यायालय कोई निर्णय दे, तो उसके अस्तित्व को साबित करने का भार उस पे होगा। तो जिसे का जो है न्यायालय से चाहता है कि खा को अपराध के लिए दंडित करे, तो का को यह साबित करना होगा, इसका सबूत देना होगा कि खा ने अपराध किया है। तो इस प्रकार बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार का पर है। जो आरोप लगाता है सबूत का भार उसी पे होता है। और जिसके विरुद्ध लगाया जाता है, यदि वो साबित नहीं कर पाएगा कि इसने अपराध किया है, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, असफल हो जाएगा। अब धारा 102 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 और नया जो है 105, इसमें धारा 105 में है सबूत का भार किस पे होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कौन सबूत, मतलब सबूत कौन देगा। तो इसमें हो 102 में, सेक्शन 102 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति होगा, यानी सबूत का भार उस पर होगा जो यदि किसी तरफ से कोई साक्ष्य न दिया जाए, यदि किसी तरफ से कोई सबूत न पेश किया जाए, तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। तो निश्चय सबूत का भार उस पर होगा जो असफल हो जाएगा यदि किसी तरफ से कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। जैसे का जो है खा पर भूमि के कब्जे के लिए दायर करता है, मुकदमा दायर करता है कि खा ने, जो खा के कब्जे में जमीन है उस पर जो है खा पर का बात दायर करता है। क्या कहता है कि जो खा ने जमीन कब्जा किया है वह जमीन हमारी है। तो का को यह साबित करना होगा कि कब्जे वाली जमीन का की है, तो सबूत का भार का पर है। ये कोई किसी तरफ से, यानी वादी या प्रतिवादी की तरफ से किसी भी तरह से कोई साक्ष्य न दिया जाए, कोई सबूत न दिया जाए, तो निश्चय ही का जिसने बात दायर किया है, जिसने कहा है कि जमीन जो का के कब्जे में हमारी है, तो का असफल हो जाएगा, यानी खा और खा के पास जमीन बनी रहेगी। खा कुछ भी नहीं किया लेकिन वो जीत गया, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ यहां सबूत का भार का पर है। का ये कहता है कि न्यायालय इस पर निर्णय दे कि जो खा के कब्जे में जमीन हो मेरी है, तो उसको अपना साबित करना होगा कि मेरी जमीन का को साबित करना होगा कि हमारी जमीन है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का पर है। यदि किसी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो का असफल हो जाएगा। इस प्रकार सबूत का भार का पर है। और दूसरा एक दृष्टांत है कि का जो है खा पर एक बात लाता है और खा के कब्जे में एक बंद पत्र है, यानी बॉन्ड, वो खा के कब्जे में, खा के पास है बॉन्ड, और का खा पर बात लाता है कि जो बॉन्ड है, जो बंद पत्र है, उसको खा के पास जो है उसको कपट पूर्वक, छल पूर्वक वो
बनाया गया है हमारे खिलाफ। यानी एक बंद पत्र जो है खा के कब्जे में है, वह का के खिलाफ है। और का ये कहता है कि खा ने जो बंद पत्र खा के कब्जे में है, वह खा ने कपट पूर्वक, जालसाजी पूर्वक, छल पूर्वक बनाया है। तो अब इस पे जो है सबूत का भार का फर्क होगा, क्योंकि यदि बंद पत्र जो है वो उसको मान्य है, रजिस्टर्ड है, मान्य है, लेकिन छल पूर्वक कैसे बनाया गया, तो इस पर सबूत का भार जो है, साक्ष्य का भार जो है का पर होगा। क्या साबित करे कि वो छल पूर्वक किया गया, किस प्रकार छल किया गया, किस प्रकार कपट धोखा किया गया उसके साथ, तो सबूत का भार का पर। इस सेक्शन 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 और 223 साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 की धारा 105 के अंतर्गत है। अब हम चलते हैं सेक्शन 103 विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार। जो कोई न्यायालय से चाहता है, ये सेक्शन 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 106 के अंतर्गत ये आता है। और इसमें विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार, यह उस व्यक्ति पर, यह सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से अपेक्षा करता है, न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इसके अस्तित्व के बारे में उद्धारणा करे, यानी इसके अस्तित्व के बारे में न्यायालय निर्णय दे। तो सबूत का भार उस पर होगा जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय ऐसा इसके अस्तित्व के बारे में विश्वास करे। तो जैसे का जो है का एक चोरी का मुकदमा खा के ऊपर दाखिल करता है, का चोरी का बाद खा पर लाता है और कहता है कि खा ने चोरी किया है और उसकी स्वीकृति जो है ग से किया है इसने। तो सबूत का भार का पर है कि वो स्वीकृति जो ग से किया है उसको साबित करे, यानी ग को पेश किया जाए कि ग के सामने उसकी स्वीकृति किया है कि खा ने चोरी किया है। तो सबूत का भार का पर हो। दूसरी परिस्थिति में और नेक्स्ट दृष्टांत जो है, यदि का न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस पर विश्वास करे कि अमुक दिन अमुक तारीख को, यानी फला तारीख को का जो है प्रश्नगत जगह पर नहीं था, अन्यत्र था, यानी जहां अपराध हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई अपराध लखनऊ में होता है और लखनऊ में का पर आरोप है कि का ने लखनऊ में अपराध किया है, और का कहता है कि नहीं हम उस तारीख को मुंबई में थे और फला अमुक जो है अमुक चिकित्सालय में अमुक हॉस्पिटल में भर्ती थे, हमारी तबीयत खराब थी। तो का को साबित करना होगा कि न्यायालय में साबित करे कि अमुक दिन जो है वो लखनऊ में नहीं थे, मुंबई में था और हॉस्पिटल में भर्ती था। इस सबूत का भार जो है का पर है। अब धारा 104 और नई संहिता की धारा 107, यदि अब यह साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने वैसा तथ्य मतलब तथ्य का अधिकतन किया है। जैसे
इसका एक दृष्टांत है। खा के द्वारा किए गए मृत्युकालिक बयान। खा के द्वारा, खा एक व्यक्ति खा है, वह उसकी स्थिति बहुत खराब है, बस मृत्यु होने वाली उसकी है, और मृत्युकालिक बयान जो है खा ने का से किया है, तो वह मृत्युकालिक बयान जो है माना जाएगा तब कि मृत्युकालिक बयान है जब कि का यह साबित कर दे कि खा ने यह हमको मृत्यु के समय बयान, मृत्यु होते समय बयान दिया था, और वह साबित करना होगा कि खा की मृत्यु हो गई। तो खा की मृत्यु खा मर गया है तो एक का को साबित करना होगा। यदि साबित नहीं कर पाता है तो असफल हो जाता है, तो मुकदमा इसके खिलाफ हो जाएगा। तो इसमें जो है साक्ष्य, मतलब कोई साक्ष्य, इसे मृत्युकालिक बयान में साक्ष्य होता है, वह यदि मृत्युकालिक बयान जो है जो दिया गया है जिस व्यक्ति को, तो वो एक अपेक्षा की जाती है जो आदमी काल के मुंह में है, वो जो अपना बयान देगा वो सत्य देगा, तो उसकी अपेक्षा की जाती है। तो मृत्युकालिक बयान सत्य माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर मिल भी नहीं पाएगा कि उसका दोबारा बयान हो, उससे पूछा जाए वह बात उसने कही थी कि नहीं कही थी। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है मृत्युकालिक बयान यदि करता है तो माना जाता है कि वो मृत्युकालिक बयान सही है, लेकिन साबित करना होगा कि जिसने मृत्युकालिक बयान दिया है वह व्यक्ति मर गया है। तो का को साबित करना होगा कि खा ने मृत्युकालिक बयान दिया है हमको, लेकिन खा मर गया है। इसको साबित करने का भार का पर। इसे और एक दूसरा दृष्टांत है खोई हुई वस्तु, कोई खोया हुआ दस्तावेज। यदि कोई दस्तावेज खो जाता है तो ये साबित करना होगा कि यदि यह का बाद लाता है कि उसका अमुक दस्तावेज खो गया है, तो का को यह साबित करना होगा कि अमुक दस्तावेज जो खो गया है वो नहीं मिल सकता, तो उसकी द्वितीय प्रति जो है तब साक्ष्य में ग्राह्य है। अन्यथा जो है मूल प्रति ही ग्राह्य में है, द्वितीय प्रति ग्राह्य में नहीं, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। अब धारा 105 में यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 108 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। इस भारतीय दंड संहिता 1860 के साधारण अपवादों में या उसी संहिता के अंतर्गत किसी विशिष्ट अपवाद में, किसी सेक्शन, किसी धारा की परिभाषा में, किसी परंतुक पे, कि इस पे जो है इस अपवाद के अंतर्गत उसका मामला आता है, तो वो साबित करने का भार उस पर होगा जो ये कहता है कि उसका मामला अपवाद के अंतर्गत है। तो ये यदि इसका दृष्टांत है कि यदि का ने खा का मर्डर कर दिया, का ने खा को गोली मार दिया, तो अब ये साबित करने का भार की अपवाद के अंतर्गत है कि अब क्या कहता है कि उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन हुआ और उसने खा ने गंभीर का ये कहता है कि खा ने उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया जिससे वो आत्म संतुलन खो बैठा और उसने बंदूक उठाया और खा की हत्या कर दी। तो अब मतलब हत्या का दोषी तो का हुआ, लेकिन अपवाद के अंतर्गत आता है। ये हम आगे इस पीछे चर्चा कर चुके हैं जो हमारे विधि सदन में है, उसमें अपवाद जो है कोई चीज हत्या है कि नहीं, कोई चीज आपराधिक मानववध है कि नहीं, आपराधिक मानववध में आएगा, हत्या में आएगा, कि साधारण चोट में आएगा, उपेक्षा में आएगा, इसका जिक्र हमने जो है विधि सदन में पिछले सेशन में इसका हम कर चुके हैं। अब यहाँ है कि अपवाद के अंतर्गत साबित करने का भार अभियुक्त पर है
कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अपवाद में भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता में ये साधारण अपवाद भी है, और फिर उसमें जिसमें परिभाषा दिए गए सेक्शन 299, सेक्शन 300 जो भारतीय दंड संहिता पुरानी वाली है और नव संहिता इसमें है, तो उसमें अपवाद दिया गया है और एक परिभाषा में भी है। तो उसमें अब देखना होगा उस संहिता यानी भारतीय दंड संहिता या उसकी किसी परिभाषा या उसके किसी परंतु के अंतर्गत यह अपवाद आता है, तो इसको साबित करने का भार का परक। जैसे का जो है खा को गोली मारता है, खा की हत्या करता है, और ये कहता है कि वो खा द्वारा हमको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया था, यह अपवाद के अंतर्गत है। लेकिन इसको साबित करने का भार का पर है कि खा ने उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया है, इसको साबित करने का भार का। दूसरा, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विकृत चित्त है, यानी जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो पागल है, और वो क्या करता है, क्या कर रहा है, वह ये नहीं समझ पाता उसके परिणामों के बारे में कि उसका क्या परिणाम होगा, तो विकृत चित्त उसका दिमाग डिस्टर्ब होने के नाते वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, कोई अपराध करता है, तो सबूत का भार उस पर होगा कि वह साबित करे कि वह विकृत चित्त था, यानी आत्म संयम खो बैठा था, सोचने विचारने की क्षमता उसमें नहीं थी, इसलिए वो अपराध हुआ। तो यह अपवाद के अंतर्गत है, तो ये साबित करने का भार का पर होगा। जैसे कहने का विकृत चित्त व्यक्ति है, उसने खा पर गोली चलाई, खा की हत्या की, और तब अपवाद के अंतर्गत वो साबित करना पड़ेगा कि हमारी विकृत मस्तिष्क ठीक नहीं था, सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने मर्डर किया। अब चूंकि वो तो पागल व्यक्ति, वो तो साबित नहीं करेगा, उसका वकील है, उसकी तरफ से उसका प्लीडर साबित करेगा कि ऐसी स्थिति थी, तो साबित करने का भार का पर है कि वह अपराध करते समय विकृत चित्त का व्यक्ति था, यानी उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वह उचित और अनुचित में भेद नहीं कर सकता, तो उसका अपवाद के अंतर्गत ही आता है। भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता के अपवाद के अंतर्गत आता है। और उपहत्य और घोर उपहत्य के बारे में, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, उपहत्य करता है, और वो कहता है कि हमने उपहत्य किया, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को घोर उपहत्य पहुंचाता है, यानी गंभीर चोट पहुंचाता है, अब कहता है कि नहीं हमने साधारण चोट पहुंचाया था उसको, तो साबित करने का भार उस पर होगा कि जो व्यक्ति कहता है कि उसने साधारण चोट पहुंचाई। अब हम इसका जिक्र कर चुके हैं पहले ही सदन में, अपने पिछले सेशन में, कि उपहत्य माने चोट पहुंचाना, घोर उपहत्य माने गंभीर चोट पहुंचाना। कौन सा उपहत्य है और कौन सी गंभीर उपहत्य है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पिछले सेशन में इसकी चर्चा कर चुके हैं, विधि सदन के अंतर्गत है उपहत्य और घोर उपहत्य। तो यदि घोर उपहत्य कारित किया और कहता है कि हमने उपहत्य केवल कारित की, साधारण चोट पहुंचाई, तो यह साबित करने का भार का पर होगा कि खाक को उसने साधारण उपहत्य पहुंचाई, घोर उपहत्य नहीं पहुंचाई। अब सेक्शन 107 और नई संहिता के सेक्शन 110 में उस व्यक्ति को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसका 30 वर्ष से जीवित होना ज्ञात है। यानी यदि कोई व्यक्ति उसका ये ज्ञात है कि वो 30 वर्ष से जीवित है, तो जो व्यक्ति कहता है कि वह व्यक्ति मर गया है, तो साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि वह व्यक्ति 30 वर्ष के पहले ही मर गया। तो
उस व्यक्ति पर होगा। जब जैसे का यह कहता है कि खा की मृत्यु हो गई है, जबकि 30 वर्ष ये माना जा रहा है कि 30 वर्ष से वो जीवित है, लेकिन क्या कहता है कि खा जो है, खा की मृत्यु हो गई है। तो अब का को साबित करना पड़ेगा खा की मृत्यु हो गई, खा की मृत्यु साबित करना पड़ेगा को, तो सबूत का भार का पर है। अब सेक्शन 108 नया सेक्शन 111, तो उस व्यक्ति के बारे में जिसका 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया, यानी 7 वर्ष जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया, 7 वर्ष तक देखा नहीं गया, और साधारण उसके बारे में कुछ सुना जाता यदि वह जीवित होता। सामान्यतः लोग सुनते हैं, तो 7 वर्ष तक जिसके बारे में कुछ नहीं सुना गया, तो उसके बारे में मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सिविल डेथ हो गई। अब जब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं वो 7 वर्ष के बाद भी कहता है 7 वर्ष के बाद वो जीवित है, तो उसको साबित करना होगा कि वह व्यक्ति जीवित है। तो सबूत का भार जैसे क्या कहता है 10 वर्ष बाद, यानी मतलब उसको 10 वर्ष तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया, जो स्वाभाविक लोगों द्वारा सुना जाता उसके बारे में, लेकिन उसके द्वारा कुछ नहीं सुना गया, खा के बारे में कुछ नहीं सुना गया। अब क्या कहता है कि नहीं खा जो जीवित है, तो सबूत का भार का पर होगा कि क्या यह साबित करे कि खा जीवित है। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। अब हम अगले सेशन